हेलो एवरीवन, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम अपना यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने वाले बच्चों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी पहली क्लास जो है एप्लीकेशन पे है। ठीक है, तो पहली क्लास के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर रहेगा वो बच्चे आज नाउन का चैप्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउन के चैप्टर की आप लोगों की ये पहली क्लास है। आप लोगों को पता चलेगा कि नाउन के चैप्टर को कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप। नाउन होता क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप सबको यही पता होना चाहिए कि एक नाउन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम अभी डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो नाउन के बारे में लिखिए बच्चे। नाउन का मतलब होता बेटा नेमिंग वर्ड। ठीक है, या आप जो भी चीज़ रेफर करना चाहते हो तो रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे आप कुछ शब्दों का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे भी ये क्या है, शर्ट है। ठीक है, आप ये आपको जो दिखाई दे रही है क्या, हमारा बोर्ड है। ठीक है, तो ये बोर्ड, शर्ट, ये शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो। ये क्या है जो हमें टाइम बताते हैं, घड़ी जिसको हम बोलते हैं वॉच। ठीक है, तो ये आप जब भी रेफरेंस देते हो, रेफरेंस के लिए बच्चे कुछ शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, और उन्हीं रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को हम बोलते हैं बच्चे नाउन। ठीक है, तो नाउन का सिंपल सा मीनिंग है बेटा वर्ड्स यूज्ड फॉर रेफरेंस। वर्ड्स यूज्ड फॉर रेफरेंस इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, उसके अलावा अगर एक शॉर्टकट में डेफिनेशन जानना चाहें तो रहेगा बच्चे नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब रहेगा भैया नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है नाउन की डेफिनेशन है। वर्ड्स यूज्ड फॉर रेफरेंस आर कॉल्ड नाउन्स। ठीक है, और शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बच्चे नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो नीड रहेगी डेफिनेशन के बाद वो होती है आप लोगों को इसके डेफिनेशन के अलावा इसके टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें नाउन की, सबसे पहली टाइप प्रॉपर नाउन। तो क्या होता है बेटे प्रॉपर नाउन? चलिए समझते हैं इसको वन बाय वन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है बेटे नेम्स गिवन टू individuals are called proper noun। जो इंडिविजुअल्स को नाम दिए जाते हैं, जैसा मुझे भी एक नाम मिला हुआ है, ये प्लेटफॉर्म जिसपे हम पढ़ रहे हैं इसको भी एक नाम मिला हुआ है जो औरों से इसको यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। ठीक है, आप जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, ठीक है, जो आपका स्टेट है, उन सभी को बच्चे इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और वो अलग अलग नाम जो हमें मिलते हैं यूनिक आइडेंटिटी के लिए, उनको हम कहते हैं बेटा प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, लिखिए शाबाश, राहुल, सोनिया, हिसार, ठीक है, इंडिया। आप बात करें द रामायणा, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये आपके प्रॉपर नाउन के हैं बच्चे। ठीक है, अगर सेकंड नंबर की नाउन की आप लोग बात करें उसको हम कहते हैं बेटा कॉमन नाउन। सेकंड नंबर की जो हमारी नाउन है बच्चों उसका नाम है बेटा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होती है बच्चों समझना, उससे पहले एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो राहुल लिखा है तो मैं इसकी बजाय यहाँ पे एक शब्द और भी लिख सकता हूँ बेटा बॉय, जो राहुल जैसे कई लड़कों के ऊपर लागू, मतलब सभी लड़कों के साथ आप इस नाम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लड़की का व्यक्तिगत नाम अलग अलग हो सकता है, सोनिया, ठीक है, सुनीता,
अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप एक वर्ड और है जो इसको लिखकर रेफर कर सकते हैं। भाई सोनिया भी क्या है, एक गर्ल है, ठीक है, सुनीता भी क्या होगी, एक गर्ल है, ठीक है, रेनू भी क्या होगी, एक गर्ल है। इस प्रकार से आप लोग उस लड़की का जो इंडिविजुअल नाम है उसको साइड करके कॉमन वर्ड से उसको जो है पुकार सकते हैं, गर्ल। ऐसे ही बात करें बच्चों हिसार की, हिसार भी बेटा क्या है अपने लिए, सिटी है। हांसी भी क्या है अपने लिए, सिटी है। जींद भी क्या होगा, सिटी होगा। रोहतक भी क्या है भाई, सिटी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए कॉमन वर्ड है बच्चे, इंडिया भी एक कंट्री है। नेपाल भी क्या है, कंट्री है। पाकिस्तान भी क्या है, कंट्री है, ठीक है। ऐसी बात करें रामायण की, महाभारत की, कुरान की, ठीक है, बाइबल की, ठीक है, ये सभी बच्चे हमारे लिए बुक का काम करते हैं। रामायण भी क्या है बेटे, एक बुक है, ठीक है। आपकी जो महाभारत है वो भी क्या है, एक बुक है। इंडियन पिनल कोड भी बेटा आपके लिए क्या है, एक बुक है। तो ये आपकी अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये सब एक कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम्स शेयर्ड बाय individuals common names shared by individuals having same features, ठीक है। तो कॉमन नेम्स शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स हैविंग सेम फीचर्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। जो कुछ भी कॉमन नाम होते हैं, इंडिविजुअल्स जिनके फीचर बच्चों सेम होंगे और वो उन सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर लागू हो जाए, एक ऐसा नाम बनता हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। तो दो प्रकार की डेफिनेशन के बारे में हमने बात की बच्चे, प्रॉपर नाउन और उसके बाद हमने बात की कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट जानते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यू आर नॉट अ हरिश्चंद्र। यू आर नो अ हरिश्चंद्र, यहां पे नोट नहीं नो आएगा बच्चे, इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं। यू आर नो अ हरिश्चंद्र। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि हरिश्चंद्र को अंडरलाइन कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, और आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की नाउन है। जी हां, अब तक हमने दो नाउन्स की स्टडी की है कि प्रॉपर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। अगर फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो हमें वहम हो सकता है कि ये तो एक राजा का नाम था, तो हम इसको क्या मान लेंगे बेटे, प्रॉपर, ठीक है। लेकिन याद रखें बच्चे, यहां पर इस लाइन में आप इसको समझने की कोशिश करो। आप अपने दोस्त को, आपके सामने जो कोई भी बंदा, आप उसको कह रहे हो तुम हरिश्चंद्र नहीं हो, तुम महात्मा गांधी नहीं हो, ठीक है, तुम कोई मोदी नहीं हो, तुम कोई नेहरू नहीं हो। जब आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, होते तो ये प्रॉपर हैं, लेकिन एक्सप्रेशन यहां पे क्वालिटी को किया जा रहा है। यहां पे एक्सप्रेशन जो है ये व्यक्ति का नहीं है बेटा। यहां पे ये वर्ड व्यक्ति को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि उस व्यक्ति की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। और जब क्वालिटी का एक्सप्रेशन हो तो याद रखा करो बेटा, दी गई जो नाउन है ना वो प्रॉपर नहीं होगी, वो कॉमन नाउन कहलाती है। कैसे नाउन कहलाती है बच्चे, कॉमन नाउन, ठीक है। तो यदि कोई प्रॉपर नाउन जो है ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट ना करके उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाए तो याद रखना बच्चे ये कॉमन नाउन कहलाएगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाए कि हरिश्चंद्र कैसी नाउन है, आइडेंटिफाई करने की भी बोला जा सकता है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना बेटे कि एक प्रॉपर नाउन आपकी कॉमन का काम कर सकती है यदि वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को मेंशन करने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह आप उसका इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो वो क्या बनेगी बच्चों, वो आप सब के लिए कॉमन नाउन बनेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पहलू की तरफ। हमारी तीसरी नाउन है बच्चे कलेक्टिव नाउन। हमारी तीसरी नाउन है बेटे कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन की बात है तो आपको देखने से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चे? कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लिखिए शाबाश, नेम्स गिवन टू द ग्रुप ऑफ individuals, names given to the group of individuals having some common features। ठीक है, तो ये है आप लोगों के बच्चे कलेक्टिव नाउन, नेम्स गिवन टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सम कॉमन फीचर्स। कुछ फीचर कॉमन है और ऐसे इंडिविजुअल यदि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप को हम एक वर्ड से, एक नाम से पहचानते बेटा। वो नाम जो रहेगा वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। वो नाम क्या रहेगा बेटे आप लोगों के लिए? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देखिए, मान के चलो आपने यहाँ पे लिखा CREW, इसका मतलब होता है बेटे क्रू। क्रू का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? क्रू जो है ये ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग स्टाफ होता है। ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग स्टाफ, मान लो कोई शिप है, खास करके शिप से जोड़कर इस वर्ड को देखा जाता है। शिप से जोड़कर इस वर्ड को देखा जाता है। शिप जो मान के चलो समुद्री जहाज है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक नहीं एक से ज्यादा लोग जो हैं वो जो है ग्रुप में काम करते हैं, और उस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा क्रू। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग स्टाफ। ठीक है, ऐसे ही बेटे अगर हम बात करें चेस्ट, चेस्ट की अगर हम बात करें, एक तो ये नाम हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बच्चों इसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ड्रावर्स या ग्रुप ऑफ लोकर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लोकर्स भी आप जो है इसको भी क्या बुलाते हैं आप लोग? चेस्ट बुलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा पार्लियामेंट की, तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब नहीं मीनिंग पता होता वो इसका मीनिंग कहते हैं जी ग्रुप ऑफ एमपीज, एमएलएज। बेटा आप लोग जो वर्ड इसका मीनिंग सोच रहे हो वो नहीं होता। पार्लियामेंट का एक मीनिंग तो होता है बच्चे संसद, पार्लियामेंट का एक मीनिंग तो होता है संसद, लेकिन दूसरा जो मीनिंग है वो होता है बेटे ग्रुप ऑफ आउल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ आउल्स। ठीक है, उल्लुओं का झुंड जो है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है बच्चे पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग वर्ड लिखते हैं बच्चे प्राइड, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा भाई? ग्रुप ऑफ लॉयंस। ठीक है, प्राइड का मीनिंग होता है बच्चे ग्रुप ऑफ लॉयंस। ठीक है, काफी सारे अगर शेर झुंड में इकट्ठा हैं तो उसको हम बोलते हैं भैया प्राइड। क्या बोलते हैं उसको? प्राइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो बेटा आप भी बहुत सारे पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक कलेक्टिव नाउन का जो क्वेश्चन है हमारे पेपर में हमें किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। एक कलेक्टिव नाउन का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उसी की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन। सपोज कीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आया, द ज्यूरी गिवन its decision, the team dash putting on their dresses in that रूम। पहला जो फिलअप है बच्चे उसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं वो रहेंगे हैज या हैव। ठीक है, वैसे तो आपको 4 देखने को मिलते हैं, फिलहाल हम 2 के ऊपर बात कर रहे हैं एक बार समझने के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन रहेंगे बच्चे वॉज या वर। ठीक है, तो आप लोगों का काम होता है कि आप
सबसे पहले तो इसकी वर्ब को क्लियर करके चलें, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी वर्ब को क्लियर करके चलें। तो पहले नंबर पे जो नाउन हमारा सब्जेक्ट बनकर आई है ज्यूरी, इसका मतलब होता है बच्चे ग्रुप ऑफ जजेस। क्या होता है इसका मतलब? ग्रुप ऑफ जजेस। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे हमारा सब्जेक्ट है बच्चे टीम, मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इसके बारे में सभी जानते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए वो ऑप्शन है वॉज आएगा या वर आएगा। पहले ऑप्शन जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है बच्चे, उसमें विकल्प के तौर पे हमें दिया गया हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों का फैसला हम कैसे करेंगे बेटा, इस चीज को ध्यान में रखना। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है आपका, कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन, मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूं, इसको यहां पे लिखना है हमें, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं एक बार। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और वो आपके लिए बेटे काम कर रही है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी लाइन का कंटेंट हमें बता रहा है कि इसको एक यूनिट की तरह लिखा गया है बेटा। किसकी तरह लिखा गया बच्चों? इसको एक यूनिट की तरह लिखा गया है, ठीक है। अगर कोई कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट बनी और उसको एक यूनिट माना गया है, तो याद रखना बच्चों, वो सिंगुलर ट्रीटमेंट के साथ चलेगी आगे। किस ट्रीटमेंट के साथ चलेगी आगे? सिंगुलर ट्रीटमेंट के साथ। बी पॉइंट जो है वो ये बेटे, कि इस कलेक्टिव नाउन को यदि डिवाइडेड फॉर्म में लिखा गया हो। कौन सी फॉर्म में लिखा गया हो बच्चे? डिवाइडेड फॉर्म में। यदि कलेक्टिव नाउन को सब्जेक्ट बनाया हो और लाइन हमें बता रही है कि यहां पर इसको डिवाइडेड एक्सप्लेन किया गया है, या फिर बेटे इसके मेंबर्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है बच्चों? इसके मेंबर्स की। इन दोनों ही सूरतों में आपके सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ट्रीट करने बेटे। कैसी वर्ब इस्तेमाल करोगे आप लोग इसके साथ? प्लूरल वर्ब। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमें बता रहा है कि जूरी जो है वो अपना डिसीजन दे चुकी है। सपोज कीजिए बेटा, जूरी में 4 जज हैं या आप मान लीजिए 5 जजेस हैं। क्या वो डिसीजन दे सकते हैं यदि उनमें से आपस में मतभेद हुए तो? या वो सब मिलकर के डिसीजन दिया, एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट हो गया? जी हाँ, जजेस जो है या जूरी जो है वो डिसीजन अगर दे रही है तो समझ जाना बच्चों, वो एक यूनिट का बिहेवियर है। यूनिट बिहेवियर हो तो आने वाली वर्ब जो है वो बेटा सिंगुलर इस्तेमाल करना। पहले फिलअप का हमारा आंसर जाएगा बच्चों हैज। पहले फिलअप का हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? हैज। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे था टीम पुटिंग ऑन देयर ड्रेसेस। अब देखो वो एक साथ पहन रही है सारी की सारी टीम ड्रेस। सारी टीम जो है वो किसी एक ही ड्रेस में फिट हो रही है, या सीधी सी बात है उनके मेंबर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर बात हो रही है बेटे उनके मेंबर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो आप सबको पता है बेटे वर्ब कैसे ट्रीटमेंट करनी है उसके साथ? प्लूरल। तो इसका आंसर रहेगा बेटे वर। इसका आंसर क्या रहेगा बेटे? वर, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है कि एक कलेक्टिव नाउन यदि एक यूनिट का बिहेवियर उसका दर्शाया गया है तो आने वाली वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे उसके साथ? वर्ब सिंगुलर। और इसका एक पॉइंट और होता है बच्चों, आपको यहां पर भी 2 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि आपको यहां पर इट्स और देयर लिखा मिल जाए, इट्स और देयर लिखा मिल जाए, ठीक है। अब यहां पर जो सीन होता है उसको भी समझने के लिए यही पॉइंट हमारे काम आता है। अगर यूनिट एक है तो प्रोनाउन जो है वो इट के केस इस्तेमाल करने बेटा। जो पजेसिव एडजेक्टिव की आप लोग बात करेंगे वो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो इट के केस इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट यदि कलेक्टिव नाउन है और बिहेवियर उसका एक यूनिट का है, ठीक है, तो आप इट के केस इस्तेमाल करेंगे। अगर बात मेंबर्स की हुई है या फिर डिवाइडेड फॉर्म में आया बच्चों, ठीक है, तो आप लोग वर्ब भी प्लूरल और आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा वो दे के केस इस्तेमाल करेंगे बेटा। किसके केस इस्तेमाल करेंगे बेटे? दे के केस इस्तेमाल करेंगे। तो एक कलेक्टिव नाउन का जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन के चैप्टर से भी बन सकता है और वो
आप लोगों का नाउन के चैप्टर से भी बन सकता है, या आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। वो जैसी मर्जी, आप बातें जो क्लियर हैं वो सारा कुछ यही होता है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे हमारी फोर्थ नाउन के ऊपर। हमारी फोर्थ नाउन है बेटे मैटीरियल नाउन। हमारी फोर्थ नाउन है बच्चे मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन का मतलब जो है वो समझने से पहले आप सभी बच्चों को मैटर का मीनिंग पता होना चाहिए। डिफाइन मैटर, ठीक है, यानी मैटर यानी कि पदार्थ। तो पदार्थ का मीनिंग आप सबको पता है बच्चे, एनीथिंग विच इज मास ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। कोई भी वो चीज इसका अपना द्रव्यमान है, स्थान घेरती है, क्या कहलाती है बच्चे, मैटर कहलाती है, यानी पदार्थ कहलाती है, ठीक है। उसी वर्ड से तैयार किया गया बच्चे मेटेरियल, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे शर्ट बनवानी थी दर्जी से, तो ये कपड़े से बनाई उसने। किस चीज से बनाई, कपड़े से। आप अभी जिस चीज के ऊपर नोट कर रहे होंगे अपनी नोटबुक, उसको बनाने के लिए बेटे मटेरियल चाहिए था, पेपर। क्या चाहिए था उसको बनाने का, मटेरियल, पेपर, ठीक है। तो कोई भी अगर हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात करें, एक सब्सटेंस नेम्स गिवन टू सब्सटेंसेस, लिखो शाबाश, नेम्स गिवन टू substances from which other things are made of। उन सब्सटेंसेस को दिए गए नाम जिनका इस्तेमाल हम करते हैं दूसरी चीजों को बनाने के लिए, ठीक है, वो कहलाते हैं बेटे मेटेरियल नाउन। क्या कहलाएंगे वो भी आपके लिए, मेटेरियल नाउन, ठीक है। याद रखो, मान के चलो बचपन में क्रिकेट खेला, बैट जो है किस चीज का बना था भाई, लकड़ी का, तो लकड़ी क्या हो गई आप लोगों का, मेटेरियल नाउन हो जाएगी। आप कोई चैन पहने हुए गले में, ठीक है, गले में, वो गोल्ड की है बेटा, सोने की चैन है, तो गोल्ड क्या रहेगा, उस चैन को बनाने का मेटल। सपोज करो आपकी वो चैन सोने की नहीं चांदी की है, आपने वर्ड लिखा बच्चे सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो गया, उस चैन को बनाने का मेटेरियल हो गया, ठीक है। आपने लिखा बच्चे वाटर, ये मैटर की लिक्विड फॉर्म होगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए मैटर तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको और उसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए, तो वो हमारे लिए बेटे मेटेरियल नाउन का काम करता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो आपको बातें याद रखनी बेटा मेटेरियल नाउन के बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल से मतलब समझ लेना कि मेटेरियल्स होते क्या हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिख दी गई है, लेकिन बात करें अगर क्वेश्चनों की, तो मेटेरियल नाउन से रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको कुछ बातें इनके बारे में बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। एक नजर अगर हम पिछली कुछ डेफिनेशंस के ऊपर डालें, पिछले अगर कुछ डेफिनेशंस के ऊपर हम नजर डालते हैं, तो याद रखिएगा बेटे इन सारी की सारी डेफिनेशंस में एक वर्ड आता था इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, दो में आ गया। अब तीसरी की बात करते हैं बेटा, तीसरी डेफिनेशन जो थी हमारी कलेक्टिव की, उसमें भी हमने वर्ड लिखा था बच्चों इंडिविजुअल। क्या वर्ड लिखा था, इंडिविजुअल। फोर्थ जो डेफिनेशन हमारी आई है उसमें याद रखो इंडिविजुअल शब्द नहीं है, तो यहां से ए पॉइंट अपना तैयार कर लेना बच्चे, जो मेटेरियल नाउन है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, वो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा। जो मेटेरियल नाउन्स होती हैं वो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मास फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या आप कह सकते हैं बेटा अलोट ऑफ की फॉर्म, ठीक है। अगला जो पॉइंट है बी पॉइंट, वो क्या है बेटे, ये तो ए पॉइंट था कि मास फॉर्म कहिए या कहो अलोट ऑफ की फॉर्म। बी पॉइंट है बेटे वो अनकाउंटेबल होती है। जो मेटेरियल नाउन है आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते बच्चे,
आप अपने गले में अगर सोने की चेन है उसको ये नहीं बता सकते कि कितने सोने लगे हैं। आप उसका वेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसकी ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी काउंटिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी मैटेरियल नाउन होती है बच्चे, वो बेसिकली अनकाउंटेबल रहती है। अगर कोई भी नाउन बेटा अनकाउंटेबल है तो याद रखना उसको सिंगुलर ट्रीटमेंट मिलेगा। कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा बच्चे? सिंगुलर ट्रीटमेंट, यानी सिंगुलर वर्ब आप इस्तेमाल करते हो उसके साथ। ठीक है, अगर मैं लिखूं, एक एग्जांपल से ये बात समझाना चाहूं, मैंने लिखा गोल्ड इज या आर नॉट अ हार्ड मेटल। हमने लिखा कि सोना जो है वो हार्ड मेटल नहीं है। आप सभी जानते हैं जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। उसके आप डायरेक्ट जो है ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण नहीं बना सकते, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपके ऑर्नामेंट्स का जो डिजाइन है वो जो कहते हो बना रहे। ठीक है, तो आप उसमें 2 कैरेट जो है वो कॉपर मिक्स करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बेसिक बात। अब हमें सिलेक्शन करना है कि इज आएगा आंसर या आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है बेटा? गोल्ड। गोल्ड कैसी नाउन बच्चों? मेटल। मेटल के बारे में पॉइंट क्या था? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो जो वर्ब का ट्रीटमेंट है वो कैसा रहेगा बच्चे? इनके साथ सिंगुलर का ट्रीटमेंट रहेगा। तो हमारा इज आंसर सही है, आर जो है वो गलत हो जाएगा। अगर आपसे एरर पूछा जा रहा हो तो ध्यान दे लेना कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर एक मेटल नाउन आपका सब्जेक्ट हुआ तो प्यारे बच्चों उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर के अलावा कोई वर्ब आपसे लगा करके पूछ सकता है कि इसमें एरर बताओ, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करती है। ठीक है, हम कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रूल्स की जो फाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। बेसिक बातें सीखने बेटा, टाइम कम है। ठीक है, और हमें एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, तो मेटल नाउन के बारे में जो बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मास फॉर्म में है, अ लॉट ऑफ की फॉर्म में होती है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ट्रीटमेंट में यानी सिंगुलर वर्ब उनके साथ जो है आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बच्चे नंबर 5 पे। आपका जो अगला नाउन है वो है बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अगला पॉइंट बेटे आप लोगों को ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वास्तव में क्या होती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वास्तव में क्या होती हैं। अब बचपन से हमने एक परिभाषा जो है या स्कूल टाइम से कह लीजिए, ठीक है, हमें रट ली हमने, उसको हमने अपडेट नहीं किया, ये हमारी गलती है, इसमें किसी टीचर की कोई वो नहीं है। ठीक है, ना एक स्टूडेंट की, जो भी अपडेट करेगा खुद को वो आगे तक जा सकता है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन जो हमें बचपन से रटवाई जाती है कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है बच्चे, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है वो एयर के ऊपर लागू हो रही है। आप चेक कर लें, आप एयर को बेटा छू नहीं सकते, आप एयर को टच नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयर आपकी एब्स्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, एयर जो है वो आपकी मटेरियल नाउन होती है बच्चे। कैसी नाउन होती है बेटे? एयर आपकी मटेरियल नाउन होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें एब्स्ट्रैक्ट को पहले अच्छे से जानना है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट खुद एक वर्ड है जिसका मीनिंग होगा बच्चे समथिंग विच इज टेकन आउट। तो एब्स्ट्रैक्ट खुद एक वर्ड है बेटे जिसका मीनिंग हो गया समथिंग विच इज टेकन आउट। समथिंग विच इज टेकन आउट, कुछ ऐसा जिसको क्या किया गया हो बच्चे? बाहर निकाला हो। सेकंड पॉइंट है बेटे हैविंग नो फिजिकल फॉर्म।
सबसे बड़ी बात है बेटे कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है उनका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। बच्चों आप ये बात याद रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्म उनकी नहीं होती। ठीक है, अब जिस भी नाउन की बेटा फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसके ऊपर फिर चार बातें लागू होती हैं। कांट बी सीन, सबसे पहली बात, कोई फिजिकली है ही नहीं तो आप उसको देख नहीं पाओगे बेटा, देख नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, कांट बी टच्ड, आप उसको टच भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कांट बी काउंटेड, आप उसको बेटा गिन भी नहीं सकते, और आप उसको बच्चे मेजर भी नहीं कर सकते, माप भी नहीं सकते। कांट बी मेजर्ड, आप ना ही उसको देख सकते, ना आप उसको टच कर सकते, ना काउंटिंग पॉसिबल, ना मेजरमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो जिस भी नाउन की फिजिकली एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती, आप लोग ये बात अच्छे से जान लें, चार चीजें उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसको बच्चे देख नहीं पाएंगे, उसको टच नहीं कर पाएंगे, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर भी आप लोग नहीं कर सकते। ये चार चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर लागू होती हैं। एक पॉइंट है जो हम कर सकते हैं, ओनली कैन बी फेल्ट। एक पॉइंट रहेगा बच्चे, ओनली कैन बी फेल्ट, केवल और केवल हम उसको फील कर सकते हैं बच्चे, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक स्टेप और लिख लीजिएगा, नेम्स गिवन टू एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस एंड स्टेट्स। स्टेट का अर्थ यहाँ पे कोई राज्य नहीं है बच्चे, इसका मतलब होता है अवस्था। ठीक है, स्टेट का हम जो मीनिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा अवस्था। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप सबको बच्चे पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, समथिंग विच इज टेकन आउट। सेकेंड पॉइंट है बच्चे, हैविंग नो फिजिकल फॉर्म। अगला पॉइंट है, अगर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है तो ये चार बातें उसके ऊपर लागू नहीं होगी, याद रखिएगा। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, केवल आप एक काम कर सकते बच्चे, फील कर सकते हैं। ठीक है, नेम्स गिवन टू एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस एंड स्टेट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की तरफ। मान लो मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया बच्चे होनेस्टी, ऑनेस्टी, मैंने वर्ड लिखा ऑनेस्टी। ठीक है, ये वर्ड जो मैंने लिखा, इस चलिए इस सीन को डिस्क्राइब करते हैं। बस सीन को मान के चलो, मेरा पर्स गिर जाता है, कोई पीछे से आया और उसके हाथ में मेरा पर्स है और वो पर्स मुझे रिटर्न करके चला जाता है। ठीक है, तो उसने जैसे ही पर्स रिटर्न किया, ठीक है, उसका जो पर्स रिटर्न करने का एक एक्शन था, उससे मैंने एक उस लड़के में एक गुण जो था उसको मैंने सोचा कि इस लड़के में क्या है भाई, ईमानदारी है। ठीक है, इस लड़के में क्या है, ईमानदारी है। उसकी ईमानदारी के बच्चे कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं थी, फिजिकली एग्जिस्टेंस है उस लड़के की, लेकिन उसकी ईमानदारी का कोई फिजिकल स्वरूप जो आप है फॉर्म उसके सामने नहीं आएगी। आप उसकी ईमानदारी को बेटा देख नहीं सकते, आप उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना पाए हम लोग जिससे ईमानदारी को नापा जा सके। ठीक है, तो आगे बात करें तो ये एक एक्शन था, उस एक्शन को मिल गया नाम, उस एक्शन का जो इफेक्ट था उसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि लड़के में क्या भाई, ईमानदारी है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें बच्चे डांस, बताएं शाबाश, डांस किस प्रकार के नाउन है? डांस जो है वो भी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डांस भी जो है वो कैसे नाउन आप लोगों की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे, आप ध्यान दें, डांस को आप देख नहीं सकते। अब कोई कहते सर मैं तो डांस देखता हूं, बेटा आप एक डांसर को देख सकते हैं। ठीक है, अब दो व्यक्ति हैं, मान के चलो, एक पागल है, एक आप जिसको डांसर बोल रहे हैं वो है। अगर उसके एक ट्यूनिंग पे हाथ पांव हिल रहे हैं, हमें फीलिंग आए कि डांस है।
ठीक है, डांस हमें एक फीलिंग आएगी, उसके एक्शन को हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, वही हाथ पांव एक पागल व्यक्ति भी हिला रहा है, लेकिन हम उसके उन एक्टिविटीज को डांस का नाम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें फीलिंग नहीं आई। तो ये एक एक्शन को मिला हुआ नाम है बच्चे। ठीक है, एक्शन का नाम हो, इमोशन को मिला हुआ नाम हो, ठीक है, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बेटा। डांस को आप देख नहीं सकते लड़के, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें मनी, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे मनी। मनी किस प्रकार की नाउन है बच्चों? डिफाइन करो, शाबाश। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन मनी के रिगार्डिंग पता है क्या पूछना चाहिए? वो यही पूछना चाहिए, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मोस्ट ऑफ ऑल यू विल रिप्लाई काउंटेबल। आपका जो लगभग का रिप्लाई रहेगा वो रहेगा काउंटेबल, कि हम तो काउंट करते हैं। बेटा आप नोट काउंट कर सकते हो, आप सिक्के काउंट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मनी जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, क्योंकि मनी का मतलब सबसे पहले जरूरी है मनी को डिफाइन करना, तभी इसको समझ में आएगा हमें कि इसके बारे में हम एब्स्ट्रैक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं। मनी का मतलब क्या होता है बेटे? रुपया पैसा नहीं होता। रुपया पैसा, ठीक है, देला दमड़ी कोड़ी, ये तो टाइम टू टाइम हमारी करेंसी रही है। ठीक है, ये क्या रही है? हमारी करेंसी की यूनिट रही है। ठीक है, दमड़ी फूटी कोड़ी, ये जो बातें मतलब हमारे बुजुर्ग आजकल बोलते हैं, पहले हमारी करेंसी होती थी। ठीक है, आज हम जानते हैं रुपए को, पैसे को, ये हमारी करेंसी है। मनी का मतलब बच्चे, मनी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी का जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना होता है भाई, मनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा वैल्यू को, सामान की, सेवा की, कोई कीमत जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं मनी। उसको हम क्या बोलते हैं? मनी। हो सकता है आप दिन भर मेहनत करें किसी के लिए, कोई काम आपको बोल करके गया, सामने वाला आपको शाम को आए, काम पूरा हो, बोले थैंक यू, तो वो आपके काम की वैल्यू थी। ठीक है, हो सकता है वो आपके द्वारा किए गए काम को जिंदगी भर याद रखे और हर टाइम आपके लिए जो है हेल्पफुल रहे, आपकी मदद करता रहे, वो आपके काम की क्या थी बच्चे? वैल्यू थी। ठीक है, तो मनी का रियल अर्थ होता है बेटे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मनी की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बच्चे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मनी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करती। ठीक है, इस माइक की, इस शर्ट की मेरे लिए क्या वैल्यू है आप लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि इस वैल्यू का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मान के चलो अगर शर्ट में बार बार यही डालता हूं, अच्छे से इसकी केयर करके रखता हूं, तो आप समझ जाएंगे इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या रहेगी, ज्यादा। सिर्फ आप फील कर सकते हैं बेटा उस चीज को। तो मनी भी जो है बेटे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये चीज। हमने लिखा लाइफ इज not a game हमने लिखा लाइफ इज नॉट अ गेम, लाइफ इज नॉट अ गेम। नेक्स्ट हमने लिखा इसी कड़ी का अगला क्वेश्चन है, ही हैड एन इजी लाइफ एब्रोड। ठीक है, ही हैड एन इजी लाइफ एब्रोड। अगले दो क्वेश्चन है बेटा, इनको एक सीरीज में रखना। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं। हमने लिखा टाइम इज द बेस्ट हीलर। हमने लिखा भाई टाइम इज द बेस्ट हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आई spent a good time with my family there। मैंने मेरी फैमिली के साथ अच्छा टाइम जो है वो वहां पर बिताया। मैंने मेरी फैमिली के साथ अच्छा टाइम वहां पर बिताया। ये चार लाइनें अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इन चार लाइनों में बेटा हर एक दो लाइनों में एक वर्ड कॉमन है।
यहाँ पर भी आप बात कर सकते बेटा, टाइम लिखा, यहाँ पर भी लिखा गया बच्चों टाइम, ऊपर भी लाइफ का वर्णन है, और ये सॉरी क्या हो गया, रुक जाओ, यहाँ पर भी लाइफ है और इस लाइन में भी बच्चों लाइफ का वर्णन है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप इन दोनों लाइनों में लाइफ वर्ड को किस प्रकार के नाउन मानते हो? शाबाश, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताएं लाइफ किस प्रकार की नाउन है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यू विल रिप्लाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी अगली कड़ी को फील कीजिए, इसकी अगली चीज को समझना है बेटे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी तक होती हैं जब जनरल मीनिंग में काउंट हो। ठीक है, यानी कि एनी का अगर रिप्लाई दिया जा रहा है तो बेटा आप उसको कहें एब्स्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर बात करें, कौन सा जीवन जो है वो गेम नहीं है, कौन सा जीवन बेटे? एनी लाइफ। कौन सी लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो यहाँ पे? एनी लाइफ, किसी भी प्रकार का जीवन है, वो कोई गेम नहीं, खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे टाइम इज द बेस्ट हीलर। विच टाइम, कौन सा टाइम? आपका यहाँ पर भी रिप्लाई रहेगा बच्चे एनी टाइम। भी समय हर दर्द की दवा है, क्या वो समय कोई पर्टिकुलर होता है 6 से 10 का, 8 से 9 का, कुछ ऐसा नहीं ना। तो कोई सा भी टाइम हो, वही क्या है? सबसे बड़ी हर मर्ज की क्या होगी? दवा होगी। टाइम इज द बेस्ट हीलर। ठीक है, सेकेंड लाइन पे आते हैं, आई स्पेंट अ गुड टाइम विद माई फैमिली। यहाँ पे एनी टाइम की बात हो रही है बच्चों, या सिर्फ वो समय जो मैंने बिताया किसके साथ? मेरी फैमिली के साथ। एनी या पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखा गया जो टाइम है वो एक पर्टिकुलर टाइम का वर्णन हुआ है बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम लिखा गया है वो एनी नहीं है बच्चों, वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही हैड एन इजी लाइफ अब्रोड, बाहर उसने बड़ी अच्छी जिंदगी जी है। एनी लाइफ, कोई सा भी जीवन, या सिर्फ इस ही की लाइफ की बात हो रही है बच्चे? इस ही की लाइफ की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर की लाइफ का वर्णन है। यहां पर भी एक पर्टिकुलर की लाइफ का क्या बच्चे? वर्णन है। तो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट का काम करेंगी यदि जनरल फॉर्म में हो, एनी का रिप्लाई हो। अगर वो पर्टिकुलर का काम कर रही हैं, अगर वो पर्टिकुलर का काम कर रही हैं, तो याद रखना बेटा, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहते, उनको फिर हम कॉमन नाउन कहेंगे बेटा। उनको भी हम क्या कहेंगे बेटे? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, एनी टाइम या सिर्फ वो मेरा समय जो मैंने मेरे परिवार के साथ बिताया, यानी एक मेरे पर्टिकुलर टाइम को मेंशन किया गया। तो यहाँ पर जो टाइम है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटे? कॉमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन। ऐसे ही इस लाइन की अगर बात की जाए, ही हैड एन ईजी लाइफ अब्रोड, तो लाइफ के नीचे यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर भी। ऊपर वाले में एब्स्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनी कोई सी भी लाइफ हो, गेम नहीं है। नीचे जो लाइफ वर्ड है वो किसी भी लाइफ को वर्णन नहीं कर रहा, ये सिर्फ इस ही की लाइफ का वर्णन है बेटा। किसकी लाइफ का वर्णन है? ही की लाइफ का। तो लाइफ यहाँ पे पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है तो समझ जाओ ये भी कैसी नाउन कहलाएगी बेटे? कॉमन नाउन। ठीक है, तो आज 2 पॉइंट हमने सबसे पहले जो आज सीखा, एक बार उसको रिवाइंड करते हैं। शाबाश। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन सीखी बच्चे। नाउन की डेफिनेशन के बाद उसके 5 प्रकार जो होते हैं नाउन के, वो हमने समझे बिल्कुल बारीकी से विद एग्जाम्पल। उनके क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो बातें भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। और नाउन के चैप्टर की स्टार्टिंग है, ये मत मानना फिनिशिंग हो रही है। हम जैसे जैसे काम हमारे सामने आता जा रहा है, हम उसके क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, और भी डीप कंसेप्ट की प्रैक्टिस भी हम आपके साथ करेंगे। 5 प्रकार के नाउन्स हमने जाने। उसके बाद 2 पॉइंट हमने ऐसे देखे बेटे, जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम कर सकती है, वो पॉइंट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगली बात क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी आपकी कॉमन नाउन का काम कर सकती है। कब? जब वो एक पर्टिकुलर का वर्णन करने लग जाए। ठीक है,
एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट तब तक रहेगी जब तक वो जनरल फॉर्म में है, एनी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो एक पर्टिकुलर की बात करेगी तो समझ जाना वो भी क्या करेगी बेटे, कॉमन नाउन का काम करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही नाउन के चैप्टर के बारे में। अगली क्लास में और ज्यादा डिटेल्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।